वाटर की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अब हमारा है भाई वाटर। इसमें क्या है कि वाटर इज ए वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। जो भूपृष्ठ का 3/4 भाग है वो जल से ढका है। इट इज देयरफॉर एप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट। इट वॉज इन प्रिमिटिव ओशियंस दैट लाइफ बिगन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक। क्या कहता है कि इसलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स यानी कि 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ओशियन से, यानी कि महासागरों से प्रारंभ हुआ था। इवन टुडे, यद्यपि आज, द ओशियन कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस and support a rich variety of plant and animal life. The ocean water is, however, saline and not fit for human consumption. Fresh water accounts for only about 2.7%. बहुत ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट्स कि यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के कितने भाग को ढके हुए हैं? 2/3 भाग को ढके हुए हैं और इसमें विभिन्न प्रकार के प्लांट्स एंड एनिमल्स, जीव जंतु पाए जाते हैं जो कि उनकी ये मदद करता है। और जो ओशियंस का जो जल है वो क्या है? लवणीय है और वो मानव के उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। और जो ये अलवणीय जल है केवल कितना है? 2.7% है। लवणीय जल और अलवणीय जल यानी कि जो सलाइन वाटर है और जो हम यूज करते हैं उसमें अंतर है स्टूडेंट्स। हम महासागरों का जल पीने के लिए उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन जो अलवणीय जल है जो कि बिल्कुल खारा पानी नहीं है, जिसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, जिसका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, वो केवल कितना है? ओनली 2.7% है स्टूडेंट्स। तो नियरली 70% ऑफ दिस occurs as ice sheets and glaciers in Antarctica, Greenland and mountain regions. Due to their location, they are inaccessible. Only 1% of fresh water is available fit for human use. It is found as groundwater, as surface water in rivers and lakes, and as water vapor in the atmosphere. कि इसका जो लगभग 70% भाग इस जल का, 2.7% जल का 70% भाग बर्फ़ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड क्षेत्र है वहाँ पर, पर्वतीय प्रदेश हैं वहाँ पर पाया जाता है। और इसी स्थिति के कारण ये मनुष्य की जो पहुँच है उससे बाहर है। तो इसलिए अब इस हिसाब से जो हमारे पास कितना परसेंट बचा? 1% जल है हमारे पास और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त होता है। और यह जल कहाँ पर है भाई? यह जल भौम जल है, यानी कि भूमि के नीचे है, नदियों में है, झीलों में है और पृष्ठ जल के रूप में उपलब्ध है और तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में, वाटर वेपर यानी जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। बहुत कीमती है अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो, इसलिए इसका जो उपयोग है वो बहुत हमें ध्यान से करना चाहिए। फ्रेश वाटर इज देयर फॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। वाटर कैन नाइदर बी एडिड नॉर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कंस्टेंट। इट्स अबेंडेंस only seems to vary because it is in constant motion, cycling through the oceans, the air, the land, and back again through the processes of evaporation, precipitation, and runoff. This is your already known is referred to as the water cycle. क्या कहता है? फ्रेश वाटर इज देयर फॉर द मोस्ट प्रेशियस सब्सटेंस ऑन द अर्थ, यानी कि इसलिए जो अलवणीय जल है यह पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न तो बढ़ाया जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? इसकी जो
कुल मात्रा है वो बिल्कुल स्थिर रहती है और इसकी जो प्रचुरता है इसमें भी विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील रहता है। नेक्स्ट, ह्यूमंस यूज huge amounts of water not only for drinking and washing but also in the process of production. Water for agriculture, industries, generating electricity through reserves of dams are the other usage. क्या कहता है कि मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई करने में काम लेता है वरन यह उत्पादन की प्रक्रिया में भी उपयोग करता है। जैसे कि इसने बताया कि भाई वाटर फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि क्या कहता है कि जल कृषि, उद्योगों, बांधों के, जलाशयों के माध्यम से जो जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी है यानी कि विद्युत उत्पादन है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये बहुत ही सोचने और समझने वाली बात है। Increasing population, rising demands for food and cash crops, increasing urbanizations and rising standards of living are the major factors leading to shortage in supply of fresh water, either due to drying up of water sources or water pollution। क्या कहता है कि जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के जो कारण हैं उनकी वजह से क्या है, अलवणीय जल की जो आपूर्ति है इसकी कमी के जो मुख्य कारक हैं वो क्या है। भाई जल की कमी के मुख्य कारक कौन कौन से हैं, ध्यान देना स्टूडेंट्स। इसमें पॉपुलेशन इंक्रीजिंग यानी कि जनसंख्या का बढ़ना है। दूसरा क्या है, जो फूड है, भोजन और जो नकदी फसलें हैं उनकी बढ़ती मांग है। अर्बनाइजेशन यानी कि बढ़ता नगरीकरण है एंड और उनका जो बेहतर लाइफस्टाइल है, जीवन स्तर है, ये सारे के सारे इसके इस जल के कमी के कारक हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। इससे पहले मैं एक बार इधर नज़र डाल लेते हैं। क्या है कि डू यू नो, वाटर की जो कीमत है आप इससे समझ सकते हैं। हैव यू एवर हियर्ड अबाउट ए वाटर मार्केट, क्या आपने जल बाजार के बारे में सुना है कभी। अमरेली सिटी इन सौराष्ट्र रीजन विद ए पॉपुलेशन ऑफ 1.25 lakhs इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन परचेजिंग वाटर फ्रॉम द नियर बाई तालुकाज। यानी कि जो उसकी पॉपुलेशन है 1.25 लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर पूरे का पूरा पानी खरीदने के लिए महत्वपूर्ण रूप से किसके ऊपर निर्भर है, अपने नियरेस्ट जो प्लेसेज हैं, तालुकाज हैं जल की, वहाँ से। तो आप इसकी गंभीरता को जान के देखिए कि ये 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाला क्षेत्र जहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं है और उसको वो पानी खरीदना पड़ता है। कई बार तो न्यूज़ में भी सुना होगा आपने कि पहुंचाया जाता है जल, किसके माध्यम से, रेल के माध्यम से वहां पर जल पहुंचाया जाता है। तो इसलिए जल की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। तो प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, जल की उपलब्धता की समस्या है, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेज इन फ्रेश वाटर सप्लाई। अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। तो बहुत भयावह स्थिति है जल के ऊपर। कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन्स मोस्ट सस्केप्टिबल to droughts face great problems of water scarcity. Thus, water shortage may be a consequence of variation in seasonal or annual precipitation, or the scarcity is caused
by over exploitation and contamination of water sources। क्या कहता है कि वे देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं जहां पर अक्सर सूखा पड़ता है, उसमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी हुई है, जल का अभाव है। और इस प्रकार की जो ये अभाव है ये मौसमी भी है, यानी कि हमारे मानसून में है बरसात हो जाती है, ठीक है, उनके ऐसे कंडीशन में मानसून में भी बरसात नहीं होती, अथवा वार्षिक वर्षण में भी विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। वो ऐसे रीजन, ऐसे क्षेत्र हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही भयावह स्थिति है। तो इसलिए आप भी जल का जो संरक्षण है वो करें और अपने से बड़ों को और खुद भी समझें इस बात को। तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, यानी कि जल का संरक्षण क्यों आवश्यक है। Access to clean and adequate water sources is a major problem facing the world today. Steps have to be taken to conserve this dwindling resource. क्या कहता है कि आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। और even though water is a renewable resource, its overuse and pollution मेक इट अनफिट फॉर यूज। और इस अक्षीण होते हुए संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि क्या है कि जल एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, यानी कि नवीकरणीय संसाधन है, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। तो इसलिए ये पोल्यूट भी है, ये प्रदूषित भी है। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्टिलरी ट्रीटेड स्वेजेज, एग्रीकल्चर केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस इन वाटर बॉडीज आर मेजर contaminants. They pollute water with nitrates, metals, or pesticides. Most of these chemicals are non-biodegradable and reach human bodies through water. Water pollution can be controlled by treating these effluents suitably before releasing them in water bodies. क्या कहता है कि जो असंशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित जो मल है, कृषि रसायनों का विसर्जन है, जो कि भिन्न भिन्न प्रकार के पेस्टिसाइड्स का इनमें इस्तेमाल किया जाता है, ये वाटर बॉडीज इनको दूषित कर रहा है। और जल निकायों से औद्योगिक जो उद्योग लगाए गए हैं वहाँ से भी जो जल बाहर निकल के आता है वो हमारे साफ जल को प्रदूषित करता है, खराब करता है। इसमें शामिल नाइट्रेट धातुएं पीड़कनाशी जल को प्रदूषित करते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन एजव न्यूनीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाता है। किस में पहुंच जाता है स्टूडेंट्स? ये जो पेस्टिसाइड्स है, केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल रिच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर, ये हमारे मानव शरीर में भी पहुंच जाता है। तो जो वाटर पोल्यूशन can be controlled by treating these effluents suitably before releasing them in water bodies. तो ऐसा होने से, कैसा होने से, जो मानव शरीर में पहुंच जाता है, ऐसा होने से इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। जो हमने पहले बताया है ना कि ये इस तरीके से पोल्यूटेड हो रहा है, जल प्रदूषित हो रहा है। इन क्षेत्रों से जल, जैसे कि आप ये रिवर देख रहे हैं, यहाँ से प्रदूषित जल आगे जाता है और वहाँ पे जाके हम और आप इसका यूज़ करते हैं। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ख़तरनाक है। तो जैसे ही मान लो किसी फैक्ट्री से या किसी एग्रीकल्चर लैंड से, ये भूमि से ये खराब जल निकलता है तो उसकी विधियां हैं उसको ठीक करने की, तो उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन नहीं किया जाता। इसलिए जो साफ जल है वो भी खराब हो जाता है। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशंस कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ and replenish underground water. Water harvesting is another method to save surface runoff.
The canals used for irrigation field should be properly lined to minimize losses by water seepage. क्या कहता है कि वन और वन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और जो भूमिगत जल है उसको पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। हालांकि इसका उपयोग हम जल का उपयोग कहाँ करते हैं? खेतों में इरिगेशन यानी कि सिंचाई के लिए करते हैं। जल रिसाव को कम करने के लिए जो कैनाल्स हैं यानी कि नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। जो रिसाव है यानी कि जल अगर नहर कच्ची हैं तो उनमें से रिस के जल ऑटोमेटिकली नीचे जाएगा, तो जल वैसे ही कम है तो और भी कम हो जाएगा। इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो जो स्प्रिंकलर्स हैं इफेक्टिवली इरिगेट the areas by checking water losses through seepage and evaporations। तो जो वाष्पीकरण के अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रॉप और टपकन विधि द्वारा बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। तो कौन सी विधि अपनानी चाहिए? ट्रिकल इरिगेशन। The valuable water resource can therefore be conserved by adopting these means of irrigation। तो जो संरक्षण की इन विधियों को अपना करके तो जो इतना हमारा वैल्यूएबल वाटर है, कीमती पानी है, इसको हम बहुमूल्य जल संसाधन है, इसको हम संरक्षित कर सकते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो ड्राई रीजन है और जो हाई रेट्स ऑफ इवेपोरेशन है यानी कि जो वाष्पीकरण की दर है वो भी अत्यधिक अधिक है, तो ऐसे क्षेत्रों में जल की ऑटोमेटिकली कमी हो जाती है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ गर्मियों में क्या होता है कि पानी की बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, और पानी का ज़्यादा उपयोग करने से क्या होता है कि जल की कमी हमें महसूस होने लगती है। जब अगर 1 या 2 दिन अगर हमारे वाटर पंप नहीं चलें तो हमें कितनी तकलीफ़ होती है, गर्मी के दिनों की बात अगर की जाए तो। स्टूडेंट्स, आगे हम बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसको पढ़ने से पहले एक छोटी सी स्टोरी दी गई है जिसको हम ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगे। Some school children were visiting an exhibition on handcrafts। कि कहता है कि स्कूल के बच्चे एक हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। विजिटिंग यानी घूम रहे थे। The articles in the exhibition were collected from different parts of the country। Mona picked up a bag and exclaimed, दिस इज़ ए ब्यूटिफुल हैंड बैग। यस इट इज़ मेड ऑफ जूट से वो बैग बना हुआ था। द टीचर सेड, टीचर कहती है, डू यू सी दोज बास्केट लम्प सेडेज एंड चेयर्स, दोज आर मेड ऑफ कैंस एंड बम्बूज। यानी कि ये कैन से और बेंत और बांस से बनी हुई हैं। इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न, जो हमारे उत्तर पूर्वी और पूर्वी भाग हैं, यहाँ पर क्या होता है जो इंडिया की, यहाँ पर क्या होता है कि बम्बू ग्रोज इन प्लेंटी, प्रचुर मात्रा में ये बांस पाए जाते हैं। जस्सी वाज एक्साइटेड टू सी ए सिल्क स्कार्फ, सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ। द टीचर एक्सप्लेन्ड दैट सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म्स दैट आर ब्रीड ऑन मलबरी ट्रीज। यानी कि ये जो आप रेशम का जो स्कार्फ देख रहे हैं, ये शहतूत के पेड़ों से पर रेशम पाले जाते हैं और उनसे इनसे हमें ये प्राप्त होता है, इससे बनाया जाता है। द चिल्ड्रन अंडरस्टूड दैट प्लांट्स प्रोवाइड अस विद मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। तो बच्चे समझ गए कि जो पौधे हैं वो भी हमें भिन्न भिन्न प्रकार के उत्पाद से प्रदान करते हैं और इनका उपयोग हम क्या करते हैं अपने दैनिक जीवन में करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन नेक्स्ट है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर दैट वी कॉल बायोस्फेयर। जो प्राकृतिक वनस्पति है और वन्य जीवन केवल लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर यानी कि सथलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं, जैवमंडल कहते हैं। इन द बायोस्फीयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड and interdependent on each other for survival. This life supporting system is known as the ecosystem. Vegetation and wildlife are valuable resources. Plants provides us the
with timber, give shelter to animals, produce oxygen we breathe, protects soil, so essential for growing crops, act as shelter belts, help in storage of underground water, give us fruits, nuts, latex, uh, turpentine, oil, gum, medicinal plants, and also the paper that is so essential for your studies. There are innumerable uses of plants and you can add some more. ये जितने भी चीज़ें आपने अभी पढ़ी हैं ये इन सब के लिए उपयोग में ये जियोमंडल हमें ये सारी चीज़ें उपलब्ध करवाता है। तो इस प्रकार से हम हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली जो चीज़ें हैं, चाहे वो तारपीन का तेल हो, गोंद हो, औषधीय पौधे हों, या हमें कागज़ प्रदान करते हैं जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक भी है। और जो पौधों के असंख्यक उपयोग हैं इनमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है जानने के लिए। एंड नेक्स्ट देखते हैं, वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, insects as well as the aquatic life forms. They provide us milk, meat, hides and wool. Insects like bees provide us honey, help in pollination of flowers and have an important role to play as decomposers in the ecosystem. The birds feed an insect and act as decomposers as well. Vulture, due to its ability to feed on dead livestock, is a scavenger and considered a vital cleanser of environment. So animals big or small all are integral to maintaining balance in the ecosystem. तो ये सारी की सारी बातें हमारे परितंत्र पर निर्भर करती हैं जिसके बारे में इसमें हमें बताया गया है कि जितने भी सभी जीव जंतु और जातियां हैं ये एक दूसरे से परस्पर संबंधित और या फिर डिपेंडेंट यानी कि निर्भर रहती हैं। क्या रहती हैं बच्चों? ये निर्भर रहती हैं। और जो वनस्पति और वन्य जीवन है बहुत बहुमूल्य संसाधन है। पौधे जो होते हैं इससे हमें क्या मिलता है? पौधों से हमें लकड़ी मिलती है इमारतों के लिए, प्राणियों को आश्रय देते हैं, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलता है कि नहीं मिलता? यस, जिसमें हम सांस लेते हैं। फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की जो सुरक्षा करते हैं ये रक्षक मेखला जो अभी हमने पढ़ा था उसका भी कार्य करते हैं। जो भूमिगत जल संग्रह है उसका भी उसमें भी सहायता करते हैं। हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज़ भी प्रदान करते हैं। तो ये सभी इस प्रकार से ये इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स। अब हम बात कर लेते हैं एक बार ये वाइल्ड लाइफ की जो अभी हमने पढ़ा। वाइल्ड लाइफ यानी कि वन्य जीवन, इसके अंतर्गत जितने भी जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव के रूप में आते हैं उनमें से हमें क्या क्या मिलता है? दूध भी मिलता है, मांस भी, खाल भी, ऊन भी हमें प्राप्त होती है। जो इंसेक्ट्स यानी कि कीट होते हैं जैसे कि जो बी हैं हमारी मधुमक्खियां हैं उनसे हमें हनी यानी कि शहद मिलता है और फूलों के प्रांगण में मदद करती है और परितंत्र यानी इकोसिस्टम में अवघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो चिड़ियाँ हैं अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर करती हैं? इंसेक्ट्स यानी कीड़ों पर निर्भर करती हैं। और इसमें जीव जंतु इसके ऊपर चिड़ियाँ किस पर? कीटों पर निर्भर करती हैं। तो ये क्या होता है? गिद्ध जैसे कि मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। जो गिद्ध है वो मरे हुए जीव जंतुओं को खाता है जिससे क्या होता है कि जो दुर्गंध होती है वो बहुत जल्दी वहाँ से समाप्त हो जाती है। तो ये भी हमारे लिए एक काफ़ी फ़ायदे वाली चीज़ है। तो इस प्रकार से हमारे लिए जो जीवन में हर एक प्राणी चाहे बड़े हो या छोटे सभी इस इकोसिस्टम का हिस्सा हैं और इसको संतुलन बनाए रखने में सभी की अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी है और ये इनका होना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस। अब आगे बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति का जो वितरण है उसकी। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशंस डिपेंड्स प्राइमरली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। क्या कहता है कि जो वनस्पति है उसकी वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। तो विश्व
जो वर्ल्ड है हमारा, द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स, स्क्रब्स एंड टुंड्रा। तो विश्व की जो वर्ल्ड की जो वनस्पति है, ठीक है, उसको कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। और वो कौन कौन से भाग हैं? फॉरेस्ट्स यानी कि वन, ग्रासलैंड्स यानी कि घास स्थल, स्क्रब्स एंड टुंड्रा यानी कि गुल्म और टुंड्रा। ऐसे 4 प्रदेश हैं जिनमें हमारे जो विश्व है उसको बांटा गया है। चलिए आगे हम इसका और विस्तार से अध्ययन करते हैं। इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज में थ्रिव, द फॉरेस्ट्स आर thus associated with areas having abundant water supply, as the amount of moisture decreases the size of trees and their density reduces. Short-stemmed trees and grasses grow in the region of moderate rainfall, forming the grasslands of the world. Thorny shrubs and scrubs grow in dry areas of low rainfall. In such areas, plants have deep roots and leaves with thorny and waxy surface, reduce loss of moisture through transpiration. Tundra vegetation of cold polar region comprise of mosses and lichens. क्या कहता है? इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल्स, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे जो मॉइस्चर है, आर्द्रता है, उसकी कमी होती जाती है तो वृक्षों का आकार और जो उनकी जो डेंसिटी है यानी कि सघनता है उसमें भी कमी आती जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती हैं, और जहाँ पर नॉर्मल बरसात होती है, सामान्य वर्षा जहाँ पर होती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो वृक्ष हैं उनका जो आकार है वो भी छोटा होता चला जाता है, और जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। जैसा कि आपने कभी देखा होगा कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वनस्पति पाई जाती हैं, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। और कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं, जहाँ पर लो रेनफॉल होती है। जहाँ पर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? लो रेनफॉल होती है। इन सच एरियाज प्लांट्स हैव डीप रूट्स, और यहाँ पर क्या होता है, जो वृक्षों की जड़ हैं वो अत्यधिक गहरी होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। और जो मॉइस्चर यानी कि वाष्पोर्जन से जो आर्द्रता है, मॉइस्चर आर्द्रता है, उसकी हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं। टुंड्रा वेजिटेशंस ऑफ कोल्ड पोलर रीजन्स कॉम्प्राइज ऑफ मॉसेस एंड लाइकेंस। जो शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पतियों में मांस और लाइकेन सम्मिलित हैं। Today there are many more people in the world than there were 2 countries back. पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे, इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। To feed the growing numbers, large areas of forest have been cleared to grow crops. Forest cover all over the world is vanishing rapidly. There is an urgent need to conserve this वैल्यूएबल रिसोर्सेज। और इसी के कारण जो बढ़ती जनसंख्या है उसके पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए जो वनों के विशाल क्षेत्र हैं उनको काटा जा रहा है। और इससे क्या हो रहा है कि विश्व भर में वनों का जो आवरण है वो तेजी से समाप्त हो रहा है, और इस बहुमूल्य वैल्यूएबल रिसोर्स की, संसाधन की संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। अदरवाइज इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ, वन हमारी क्या है? वेल्थ यानी कि संपदा है। प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम।
साथ ही जो पौधे और जंतुओं को ये आश्रय प्रदान करते हैं और परितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। चेंज ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंसेज कैन काज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। जलवायु में परिवर्तन और मानवीय हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि many species have become vulnerable or endangered, and some are on the verge of extinction. Deforestation, soil erosion, constructional activities, forest fires, tsunami, and landslides are some of the human and natural factors which accelerate the process of extinction of these resources। क्या कहता है, इससे क्या है कि बहुत सी जातियाँ असुरक्षित अथवा संकटापन्न हैं और कुछ लुप्त होने की कगार पर हैं। डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनोन्मूलन, सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, जो फायर यानी कि अग्नि से, और भूस्खलन में भी कुछ मानव निर्मित और कुछ प्राकृतिक कारक भी हैं जो मिलकर इन जो महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। और इनमें से ही ये वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज द पोचिंग विच रिजल्ट इन ए शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलरली स्पेसीज। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनधिकृत शिकार करने की जो संख्या है उसका बढ़ना, यानी कि शिकार, जीव जंतुओं का शिकार किया जा रहा है, जिससे कुछ खास जो स्पेसीज हैं, प्रजातियां हैं, उनकी संख्या में भी तेज़ी से कमी आई है। द एनिमल्स आर पोस्ड फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स, स्किन्स, नेल्स, टीथ, हॉर्न्स एज वेल एज फीदर्स। सम ऑफ दीज एनिमल्स आर टाइगर, लायन, एलिफेंट्स, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, rhinoceros, snow leopard, ostrich and peacock. These can be conserved by increasing awareness। ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं इनमें क्या है कि इससे कुछ खास जैसे कि पशु की खाल, चमड़ा, इन प्रजातियों में तेज़ी से कमी आई है, जिससे क्या होता है कि पशुओं की खाल, चमड़ा, नाखून, दांत, पंख के साथ साथ जो हॉर्न्स यानी कि सींगों के एकत्रीकरण और गैरकानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनधिकृत शिकार किया गया है। इनमें जो कुछ एनिमल्स अभी मैंने बताए हैं, चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, जो शुतुरमुर्ग और मोर हैं, इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। लोगों को जागरूक करके इनका संरक्षण किया जा सकता है, अदरवाइज ये चीज़ रुकने वाली नहीं है। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, lakes and wetlands is necessary to save the precious resource from depletion। जैसा हमने पहले बताया था कि भाई किस प्रकार से इनका संरक्षण आवश्यक है, वही चीज़ इसमें दी गई है। आप ध्यान से सुने स्टूडेंट्स कि जो हमारे नेशनल पार्क्स हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स यानी कि जैव मंडल नीचे हैं, हमारी जो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। संकरी घाटियों, झीलों और जो आर्द्र वेटलैंड्स यानी कि आर्द्र भूमि है, इसका संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है, तो इसकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। देयर इज ए बैलेंस इन द इन्वायरमेंट इफ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीशीज इज नॉट डिस्टर्ब्ड। Human activities in several parts of the world have disturbed the natural habitats of many species. Due to indiscriminate killings, several birds and animals have either become extinct or are on the verge of extinction. There is a balance in the environment
इफ़ यानी कि पर्यावरण में संतुलन बना रहे, इसके लिए इनकी संख्या को भंग न किया जाए। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल मचा कर रख दी है स्टूडेंट्स। इससे क्या है कि अनेक पक्षियों, जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण ये या तो वे विलुप्त हो गए हैं या फिर विलुप्त होने की कगार पर हैं। तो ऐसी भयानक स्थिति जीव जंतुओं के साथ भी बनी हुई है। तो इसलिए जो प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता अभियान ही चलाए जा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करना चाहिए कि जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव should be encouraged at the regional and community levels. School children should be encouraged to bird watch and visit nature camps so that they appreciate the habitat of varied species. इससे क्या करना चाहिए कि जो इनके लिए वन महोत्सव, स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने और प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना, सामाजिक वानिकी का इस्तेमाल करना, ये ऐसे कुछ एक चीज़ें करके हम जागरूकता ला करके इन चीज़ों के बारे में जागरूक कर सकते हैं ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें कि सबको जीने का अधिकार है। मैनी कंट्रीज हैव पास्ड लॉज, जो काफ़ी सारी ऐसी देश हैं जिन्होंने कानून भी बनाए हैं अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। इन इंडिया किलिंग लायंस, टाइगर्स, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पीकॉक्स इज़ इलीगल। तो इसमें पक्षियों और पशुओं को मारना और उनका व्यापार करना ये गैर कानूनी माना गया है। तो भारत में भी जो लॉयंस हैं, टाइगर्स हैं, डियर्स हैं, यानी कि शेर, चीते, हिरन, भारतीय सारंग और मोर, इनके मारने पर क्या लगाया गया है? प्रतिबंध लगाया गया है। अगर कोई भी इनका शिकार करता है तो कानून के तहत उसको सज़ा दी जाती है। तो इसमें यहाँ पर एक मेन इम्पोर्टेंट रोल एन इंटरनेशनल कन्वेंशन CITES has been established that lists several species of animals and birds in which trade is prohibited। क्या कहता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी भी तैयार की गई है CITES के नाम से, यानी कि CITES यानी कि द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है। जिससे क्या होता है कि जितने भी प्राणी हैं और पक्षी हैं उनकी जो स्पीसीज हैं, जातियां हैं, उनकी सूची तैयार की गई है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। कंजर्वेशन की सूची में जितने भी पौधे और जीव जंतु हैं जिनके नाम दिए गए हैं, तो इनका संरक्षण करना प्रत्येक नागरिक का ड्यूटी है, यानी कि नैतिक कर्तव्य बना दिया गया है। अभी स्टूडेंट्स हम नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेते हैं। इसमें क्या बताया गया कि जो फ्यूचर जनरेशन यानी कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों की इकोलॉजिकली इंटीग्रिटी, परितंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए नामित किए गए प्राकृतिक क्षेत्र हैं जो कि आने वाली भविष्य की पीढ़ियां हैं उनके लिए रखे गए हैं। कौन सी पीढ़ियां हैं? जो इन परितंत्र में जैसे घास के मैदान हैं वो रिजर्व रखे गए हैं ताकि वहाँ पर जो मानव है वो किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य वहाँ पर ना कर सके। इसके लिए आगे अगली क्लास में आप डिटेल से जान पाएंगे। अभी छोटा सा बता देते हैं। एक ये बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं यानी कि जैवमंडल नीचे। इसमें क्या है कि सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज लिंक्ड थ्रू ए ग्लोबल नेटवर्क इंटेंडेड टू डिमॉन्स्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट, यानी कि एक वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की जो रिजर्व रीजन्स हैं, रक्षित क्षेत्र हैं, उनकी एक श्रृंखला है जिसमें संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। तो अभी एक बार अभी स्टॉप करने से पहले ये जानकारी ले लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है सिटीज़ के बारे में। CITES द कन्वेंशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड इन endangered species of world fauna and flora is an international agreement between governments। ये सिटीज़ का मतलब है कि जो जितने भी संकटग्रस्त वन्य प्राणी जात और वनस्पति जात में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिपाटी
जिसका नाम दिया गया है। तो सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, ये अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और इसका जो उद्देश्य है ये सुनिश्चित करता है कि जितने भी इट एम्स टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स and plants does not threaten their survival. Roughly 5,000 species of animals and 28,000 species of plants are protected. Bears, dolphins, cacti, coral, orchids and aloes are some examples. क्या कहता है कि ये इनका जो उद्देश्य है किसका, सिटीज़ का, सिटीज़ मतलब संकटग्रस्त वन्य प्राणी जात और वनस्पति जात में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिपाटी है। ये जो टीम है इनका, इस ऑर्गेनाइजेशन है, इसका उद्देश्य है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की जो एनिमल्स हैं उनकी कितनी इसमें जातियां ली गई हैं 5,000 और प्लांट्स हैं उनकी 28,000 यानी 28,000 जातियां रक्षित की गई हैं, जिसमें भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्किड और एलो कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर अभी कंप्लीट हो गया है और आप इसको बार बार अनेकों बार देख सकते हैं, आसानी से आपको समझ में आएगा। जितने भी एनसीईआरटी के जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने वाले हैं, वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारियाँ अन्य प्रकार की लेकर के आते रहेंगे और आपको पढ़ाते रहेंगे।